नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं के लिए दादी माँ यह पाठ देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। बसंत भाग 2 अंतर्गत कक्षा 7वीं के लिए आज हम अगली पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा अगला जो पाठ है वह है हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां, यह जो पाठ है यह नागार्जुन जी के द्वारा लिखा हुआ है। हिमालय की बेटियां, यह जो पाठ है, इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। हिमालय की शिराओं से निकलती हुई वे कैसे अपना रूप परिवर्तित करती है, यह लेखक ने इस पाठ के द्वारा दर्शाया है। देखिए बच्चों, आपको पता है कि जिस भारत देश में हम रहते हैं वह भारत देश काफी विस्तारित है और विस्तारित होने के साथ साथ ही विविधता में एकता होने वाला देश है। जैसे कि भारत का वर्णन अगर हमने सुना है तो उस वर्णन में यह बताया गया है कि भारत के सिर पर यानी कि शिरोमणि पर हिमालय पर्वत स्थित है और भारत माता के निरंतर पैर समुद्र होता है। जैसे कि अगर भारत का ऊपरी हिस्सा हम देखते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर वगैरह स्थित है, वहां पर हिमालय पर्वत स्थित है जो बर्फों से लदा हुआ है और इस हिमालय पर्वत से अनेक सारी नदियों का उगम होता है और वह सारी नदियां वहां से उगम होकर आगे बहते हुए, आगे प्रवाहित होते हुए समुद्र से जाकर मिलती हैं। यानी कि इनका उगम जो है, इनका उगम स्थान हिमालय पर्वत पर है और इनका अंत जो है या यह जहां पर खत्म होती है वह जाकर समुद्र से मिल जाती है। समुद्र से जब ये नदियां मिलती है तो वहां उनका अंत हो जाता है। तो इस पाठ के द्वारा हिमालय की बेटियां, इस पाठ के द्वारा नागार्जुन जो हैं उन्होंने हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं इनके बारे में हमें बताया है कि वह किस प्रकार से उगम उनका होता है, वह किस प्रकार से प्रवाहित होती है और वह समुद्र से जाकर कैसे मिलती है तथा हिमालय की शिराओं से निकलती हुई वह कैसे अपना रूप परिवर्तित करती जाती है। जब इनका उगम होता है तो उनका स्वरूप अत्यंत लघु होता है यानी कि छोटा होता है, परंतु जैसे ही उनका प्रवाह बढ़ता है, वह आगे बढ़ती जाती है तो इनका जो रूप है वह अपने रूप को परावर्तित करती है, वह बड़ी मात्रा में हो जाता है। यह सारी बातें लेखक नागार्जुन जी ने अपने इस हिमालय की बेटियां पाठ के द्वारा हमें बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले पाठ के शुरू में लेखक की जो भावना है इस पाठ को लेकर, इस नदियों को लेकर, वह उन्होंने प्रकट की है। लेखक जब दूर से हिमालय की गोद से निकलती हुई नदियों को देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि यह बहुत सुंदर दृश्य है। देखिए, लेखक कभी हिमालय पर खुद नहीं गए हैं, परंतु लेखक जब दूर से ही हिमालय को देखते हैं, उसकी ओर देखते हैं, उसका जो भी वातावरण है, जो भी सौंदर्य है, उसकी ओर जब वह देखते हैं तो उस हिमालय की गोद से निकलती हुई जो नदियां हैं, उन नदियों को भी लेखक क्या करता है, निहारता है, उन्हें देखता है तो वे उससे बहुत सुंदर प्रतीत होती थी। यानी कि हिमालय से उगम पाने वाली जो नदियां हैं, उनकी गोद से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनकी ओर जब लेखक देखता है तो वह नदियां लेखक को काफी सुंदर और आकर्षक प्रतीत होती थी। उनका जो स्वरूप है, उन नदियों का जो रूप है, वह एकदम लेखक को गंभीर, शांत और अपने आप में मस्त दिखाई देता था। अब देखिए, लेखक ने इन नदियों को कितना गौर से निहारा होगा या देखा होगा कि उनका जो स्वरूप है, एक इंसान का स्वरूप जिस प्रकार से होता है कि गंभीर होता है, शांत होता है, अपने आप में वह खोया हुआ होता है, ऐसा ही स्वरूप लेखक को इन नदियों का प्रतीत होता है। और लेखक जब उन नदियों को निहारते हैं, उनकी ओर देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि
जो नदियां हैं, इनका जो स्वरूप है वह एकदम गंभीर है। गंभीर होने के साथ साथ ही यह नदियां जो है वह लेखक को शांत लगती हैं, और शांत लगने के साथ ही उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि यह सारी नदियां जो हैं वह अपने आप में ही मस्त हैं, यानी कि अपने आप में ही खोई हुई है, ऐसा लेखक को लगता है। लेखक उनमें ऐसा देखता है कि उनका स्वरूप इस प्रकार से है। आगे चलकर लेखक हमें यह बताते हैं, वे शिष्ट महिला की भांति दिखाई देती थी। देखिए, एक शिष्ट महिला जो है, शिष्ट यानी कि अपने आप पर गर्व करने वाली जो महिला है, ठीक उसी प्रकार यह नदियां लेखक को लगती हैं। लेखक कहते हैं कि एक शिष्ट महिला के भांति वह क्या कर रही थी, दिखाई दे रही थी। लेखक के मन में उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव था। देखिए, जो हमारे आदर्श होते हैं, जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं, चाहे वह बड़े हो, हमारे गुरुजन हो, या कोई आइडल पर्सन हो, या कोई आदर्श व्यक्ति हो, उनके प्रति जिस प्रकार हमारे मन में आदर भाव होता है, उनके प्रति जिस प्रकार हमारे मन में श्रद्धा होती है, जैसे कि हमारे माता पिता होते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में आदर भाव होता है, श्रद्धा भाव होता है। ठीक उसी प्रकार आदर भाव और श्रद्धा भाव लेखक के मन में इन नदियों को लेकर था। जब वे उनमें डुबकियां लगाते हैं, यानी कि लेखक जब इन नदियों में डुबकी लगाते थे तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था, प्रतीत होना यानी कि ऐसा लगना या महसूस होना। तो लेखक बताते हैं कि जब वह इन नदियों में डुबकियां लगाया करते थे तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था, उन्हें ऐसा लगता था जैसा माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेल रहे हो। देखिए, लेखक आगे चलकर यह बताते हैं, अर्थात नदियों के साथ लेखक की जो आत्मीय भावना थी वह आत्मीय भावना जुड़ी हुई थी। सच में यह नदी एक औरत है क्या? सच में वह माँ है, दादी है, नानी है, मौसी है? नहीं, परंतु लेखक के मन में उनकी प्रति जो आत्मीयता है वह आत्मीयता यहाँ पर दिखाई देती है। लेखक को सबसे पहले यह जो नदियां हैं वह उन्हें एक शिष्ट महिला के भांति प्रतीत होती है, दिखाई देती है। लेखक के मन में उनके प्रति यानी कि जो यह नदियां हैं जो हिमालय की गोद से उगम पाती हैं, जो हिमालय से बहती हुई आती है, इन नदियों के प्रति उनके मन में आदर भाव है तथा श्रद्धा भाव है। उनके प्रति भी लेखक के मन में आदर भाव और श्रद्धा भाव है। तथा आगे चलकर लेखक हमें यह बताते हैं कि जब वह उन नदियों में डुबकियां लगाते हैं तो उन्हें एक अपनापन सा महसूस होता है, किसी अपने के पास है वह, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। तो यह बताते हुए लेखक हमें बताते हैं या कहते हैं कि जब वह उन नदियों में डुबकियां लगाया करते थे तो उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें ऐसा महसूस होता था कि माँ, दादी या जो मौसी है या उनकी जो मामी है, इनकी गोद में वह खेल रहे हैं, ऐसा लेखक को महसूस होता था या लगता था। अर्थात लेखक हमें नदी के साथ उनकी होने वाली जो आत्मीयता है, उनकी जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर बताना चाहते हैं या वर्णित करते हैं। आगे चलकर लेखक ने नदियों की जो सुंदरता है, उस सुंदरता से वह किस प्रकार से प्रभावित हुए थे यह बताया है। कोई चीज अगर हमें अच्छी लगती है, कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है, या कोई इंसान भी अगर हमें अच्छा लगता है तो उसकी ओर हम प्रभावित होते हैं। जैसे कि कोई अध्यापक होते हैं बच्चों, तो वह आपको काफी पसंद होते हैं, और वह पसंद इसलिए होते हैं कि उसकी कई वजह होते हैं कि वह अच्छा पढ़ाते हैं या आपसे अच्छे से बात करते हैं, या उनके रहने का जो ढंग है वह आपको पसंद आता है। ऐसी अनेक सारी बातें होती हैं कि वह आपको पसंद आते हैं, ठीक है। तो वह आपको पसंद आते हैं तो अनायास से आप क्या हो जाते हैं, उनकी ओर प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होना है यानी कि आकर्षित हो जाना, कि जिस प्रकार से वह बात करते हैं, जिस प्रकार से वह अध्यापक आपको पढ़ाते थे, यह सारी चीजें आप भी उनकी नकल उतारने लगते हैं।
उनकी ओर प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक उसी प्रकार लेखक नागार्जुन जी जो है वह भी इन नदियों की जो सुंदरता है, इस सुंदरता की ओर आकर्षित हुए थे, या इन नदियों की सुंदरता जो है उसकी ओर वह प्रभावित हो चुके थे। लेखक कहते हैं कि बहुत वर्षों तक लेखक नदियों को काफी दूर से देखता रहा। लेखक यहां अपना अनुभव बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत वर्ष हो गए, यानी कि काफी साल बीत चुके थे, और इन काफी सालों में लेखक ने क्या किया था, यह जो नदियां हैं इन नदियों को काफी दूर से देखा था। लेखक कभी उनके पास गए थे क्या बच्चों? यहाँ पर नहीं। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि काफी वर्ष हो गए वह इन नदियों को काफी दूर से ही देखा करते थे, लेकिन एक बार वह हिमालय में काफी चढ़ाई चढ़ा तो उसे नदियों का बदला हुआ आकर्षक रूप होता है, नदियों का बदला हुआ जो आकर्षक रूप होता है वह देखने का अवसर प्राप्त हो चुका। देखिए, लेखक ने अपना अनुभव बताते समय यह बताया कि काफी साल हो गए, या बहुत वर्षों तक लेखक ने क्या किया था, इन नदियों को काफी दूर से ही देखा था। और जब यह काफी दूर से ही देखते थे तभी लेखक कभी नदी के नजदीक नहीं गए थे, या कभी उन्होंने उसे महसूस नहीं किया था छूकर, या उसकी पानी में छूकर। तो लेखक आगे चलकर यह बताते हैं, लेकिन एक बार उन्हें एक ऐसा अवसर मिलता है, या एक ऐसा मौका मिलता है कि एक बार वह हिमालय जो है, इस हिमालय में काफी चढ़ाई चढ़ चुके थे, यानी कि हिमालय जो पर्वत है, इस हिमालय पर वह काफी ऊंचाई तक चढ़ गए थे। जब वह काफी ऊंचाई तक चढ़ते हुए पहुंच गए थे तो उस वक्त यह जो नदियां हैं, इन नदियों का जो बदलता हुआ आकर्षक रूप है, इन नदियों का बदला हुआ जो आकर्षक रूप है वह देखने का अवसर इन्हें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। और यह जो नदियों का बदला हुआ जो रूप है, इस बदले हुए रूप को देखकर लेखक अचंभित हो जाते हैं, लेखक काफी हैरान हो जाते हैं। पर्वतों के मध्य तो गंगा, यमुना, सतलुज कितनी दुबली पतली दिखती हैं, लेकिन समतल धरातल यानी कि मैदान पर पहुंचते ही विशाल रूप में यह बदल जाती है। अब देखिए, लेखक ने हिमालय पर वह जब काफी ऊंचाई पर चढ़े थे तो उस वक्त उन्हें नदियों का बदलता हुआ रूप देखने का मौका मिला, अवसर मिला, और इस अवसर को वह काफी नजदीक से उन्होंने महसूस किया था या देखा था। तब लेखक ने यह देखा कि यह जो पर्वत है यानी कि हिमालय के मध्य में गंगा, यमुना, सतलुज, यह जो सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, बच्चों ये नदियों के नाम है जो हिमालय पर्वत में उगम पाती है, वहां से उनका निर्माण होता है, वहां से उनका आरंभ होता है। हिमालय पर्वत में इन नदियों का उगम स्थान है। तो वहां पर इन नदियों के उगम स्थान पर जब लेखक ने इन नदियों का रूप देखा तो वहां पर यह नदियां लेखक को कैसी लगती है, दुबली पतली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है बच्चों? अत्यंत दुबली पतली दिखाई देती है। परंतु लेखक ने यह देखा कि जब जहां पर इनका उगम हो रहा है, हिमालय पर्वत में, हिमालय में जहां इनका उगम हो रहा है, वहां पर ये नदियां अत्यंत दुबली पतली दिखाई दे रही है। परंतु जब ये नदियां प्रवाहित होकर यानी कि बहती हुई समतल धरातल पर आती है, यानी कि मैदान में आकर पहुंचती है, तब इनका जो रूप है वह रूप अत्यंत बदला हुआ है। अब जब ये मैदान पर आती है या समतल धरातल पर ये नदियां प्रवाहित होकर पहुंचती है, तब इनका जो बदला हुआ रूप है वह अत्यंत विशाल है, विस्तारित है। इनका रूप कैसा है? अत्यंत विशाल और विस्तारित रूप है। देखिए, जहां इनका उगम हुआ है वहां पर इनका रूप कैसा है? दुबला पतला सा लेखक को दिखाई देता है। परंतु
इन्हीं नदियों को जब लेखक ने प्रवाहित होते हुए समतल धरातल पर पहुंचते हुए देखा, यानी कि मैदान में आगे बढ़ते हुए देखा, तो इनका रूप कैसा हो जाता है? विशाल रूप हो जाता है। इनको विशाल रूप में बदलते हुए किसने देखा है? लेखक ने देखा है। लेखक आगे चलकर यह बताते हैं कि इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाना, यह जो भाव भंगिमाएं है, वह बनाना और उल्लास सब समाप्त हो जाता है। अर्थात जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो जल की धाराओं के रूप में तेजी से बहकर वह खूब शोर करती हैं। खूब शोर करके अनेक रूप में अनेक स्वरूप बदलकर उत्साह से परिपूर्ण आगे बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, लेखक ने हमें यह बताया कि इन नदियों का जो रूप है वह जैसे ही यह आगे बढ़ती है, आगे प्रवाहित होती हैं, तो वह विशाल रूप में बदलती जाती है। और यह विशाल रूप नदियों का देखकर लेखक काफी हैरान है, अचंभित है। लेखक कहते हैं कि जब इनका उगम होता है तो यह जब काफी ऊंचाई से बहती हुई नीचे समतल धरा पर आती है, यानी कि मैदान में पहुंचती है, तो जब यह काफी ऊंचाई से नीचे उतरती है, प्रवाहित होकर मैदान में आने लगती है, प्रवाहित होकर, तो इनका जो उछलना कूदना है, जैसे कि आप लोग बच्चे हो, आप खेलते हो, तब आप उछलते कूदते हो, भागम भागी करते हैं, दौड़ते हो। तो लेखक ने यह बताया है कि ऐसे नदी करती है क्या कि वह एक कोई गेंद लेती है और खेलने लगती है? नहीं। तो लेखक ने यहाँ यह बताया है कि जब यह काफी ऊंचाई से नीचे मैदान में प्रवाहित होती आती है, तो आते समय यह उछलती है, कूदती है, यानी कि उनका जो प्रवाह है कई जगहों पर काफी तेजी से होता है, कई जगहों पर काफी मंद गति से होता है, कहीं पर वह स्थिर होती है और आगे चलकर वह प्रवाहित होती है। तो लेखक ने यह बताया है कि उनका जो उछलना है, कूदना है, खिलखिलाना है, उनकी जो भाव भंगिमाएं है, बनाना है और उल्लास, यह सब क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ऊपर से, यानी कि काफी ऊंचाई से जब यह नीचे मैदान में उतरती है प्रवाहित होकर, तो यह सारी जो उनमें होने वाली चीजें हैं, यह सारी समाप्त हो जाती है, ऐसा लेखक ने बताया है। अर्थात लेखक को यह कहना है, अर्थात लेखक को यह बताना है कि जब यह सारी जो नदियां हैं, यह सारी नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं, यानी कि काफी ऊंचाई से जहां उनका उगम हुआ है, वहां से जब वह बहती हुई निकलती है, तो जल की धाराओं के रूप में वह क्या होती है? प्रवाहित होती है। किस रूप में प्रवाहित होती है बच्चों? बिल्कुल सही, कि यह जल की धाराओं के रूप में क्या होती है? तेजी से बहती है और तेजी से बहकर वह खूब शोर करती है। खूब शोर करती है यानी कि चिल्लाती है क्या? नहीं। जब वह प्रवाहित होती है तो उसकी पानी की जो आवाज होती है, वह पानी की आवाज काफी तेजी से आती है। तो इस आवाज को लेखक ने यहाँ कहा है कि वह खूब शोर करती है और अनेक रूप बदलकर उत्साह से परिपूर्ण वह क्या होती है? आगे बढ़ती चली जाती है। अनेक रूप बदलती है, जैसे कि जहां उसका उगम हुआ है, जहां उसका निर्माण हुआ है, वहां पर वह अत्यंत दुबली पतली दिखाई देती है, परंतु जब वह आगे आगे प्रवाहित होते हुए बढ़ती है तो उसका जो रूप है या उसका जो स्वरूप है वह काफी विशाल होता जाता है या विस्तारित होता जाता है। तो लेखक यहाँ बताते हैं कि वह उसके जो स्वरूप है, वह स्वरूप बदल कर या बदलते हुए उत्साह से क्या होती है? वह उत्साह से परिपूर्ण होकर वह आगे बढ़ती है, ऐसा लेखक ने बताया है। लेखक हमें यह बताते हैं कि वे बिल्कुल अल्हड़ बाला की भांति प्रतीत होती हैं। अब देखिए लेखक हमें क्या बताते हैं कि यह जब आगे आगे बढ़ती जाती है तो उसका जो रूप है वह किस प्रकार से प्रतीत होता है या किस प्रकार से दिखाई देता है कि अल्हड़ बाला जो है, यानी कि जो छोटा बच्चा है, छोटा बालक जो है, उसके भांति हमें यह नदियां क्या होती है? प्रतीत होती है, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। लेखक आगे चलकर यह बताते हैं कि लेकिन जब यह नदियां मैदानों में आती है और
मैदानों में आते ही विशाल और शांत रूप में वह क्या करने लगती है, बहने लगती है। अब देखिए, जब यह ऊंचाई से यानी कि पर्वत से जब बहने लगती है तो वह काफी उत्साह से बहने लगती है, क्योंकि काफी ऊंचाई से अगर नदी बहते हुए नीचे आती है, समतल धरा पर यानी कि मैदान में आती है, तो उसके प्रवाह के कारण वह तेजी से आती है। आते समय पानी की काफी सारी आवाजें होती है, कभी वह पत्थर से टकराती है तभी भी पानी की आवाज होती है। तो लेखक ने कितनी सुंदर कल्पना की है और कितनी सुंदरता से उसे हमारे सामने प्रदर्शित किया है कि वह शोर करती हुई उत्साह से अपने स्वरूप को बदलते हुए क्या करती है, समतल धरा पर बहते हुए आती है। और लेखक हमें यह बताता है कि जब वह लेखक नदी के इस रूप को देखता है तो लेखक को ऐसा लगता है कि यह नदी जो है वह बिल्कुल एक अल्हड़ बाला की तरह क्या होती है, प्रतीत होती है, यानी कि छोटे से मासूम बच्चे की तरह वह क्या होती है, प्रतीत होती है। लेखक आगे चलकर हमें यह भी बताते हैं कि यह जब बहती हुई मैदान में आ जाती है, जब यह नदी बहती हुई मैदान में आ जाती है तो उसी वक्त वह एक विशाल और शांत रूप में क्या होने लगती है, बहने लगती है या प्रवाहित होने लगती है। देखिए, इसका स्वरूप भी बदल गया। जिस प्रकार से इसका स्वरूप बदल गया है उसी प्रकार लेखक ने उसका वर्णन भी बदला है। जब यह ऊपर से यानी कि ऊंचाई से बहती हुई आती है तो लेखक को एक अल्हड़ बाला की तरह लगती है, परंतु जब वह मैदान में आती है उसका जो स्वरूप है वह विस्तारित हो जाता है, अत्यंत विशाल हो जाता है। तो उस वक्त वह क्या करती है कि अत्यंत शांत स्वरूप में बहने लगती है, तब उसकी आवाज नहीं आती है। लेखक ऐसा कहता है कि अत्यंत संत गति से शांत रूप से वह क्या करने लगती है, बहने लगती है। लेखक को लगता है कि कोई सुंदर कन्या या काली भी इतना आकर्षक नहीं करती जितना ये हिमालय की बेटियां करती हैं। अब देखिए, लेखक ने यहाँ पर क्या कहा है कि जब यह शांत रूप में बहने लगती है तो लेखक को ऐसा लगता है कि कोई सुंदर कन्या या काली भी इतना आकर्षक नहीं करती जितना ये हिमालय की बेटियां करती हैं। यानी कि नदी का जो बहना है वह जो विशाल और अत्यंत शांत रूप में बहने लगता है। जब यह ऊंचाई से नीचे उतरती है मैदान में तब इनका जो स्वरूप है कि लेखक ने बताया है कि यह उछलती है, कूदती है, इनका खिलखिलाना, इनकी जो भाव भंगिमाएं है, यह सारी जो रूप है, इनका जो उल्लास है वह, और जब यह शांत रूप में आती है तो यह जैसे ही अपने रूप परिवर्तन करती है, अपने रूप में बदलाव लाती है और बहने लगती है, तो लेखक कहता है कि इतना जो सुंदर आकर्षित रूप है वह आकर्षित करना कोई सुंदर कन्या भी नहीं कर पाएगी हमें अपनी ओर आकर्षित। जैसे कि इन नदियों का यह सारा रूप देखकर हम नदियों की ओर आकर्षित होते हैं, तो लेखक हमें यह बताता है कि जिस प्रकार हम इन नदियों की ओर आकर्षित होते हैं इनका रूप देखकर, इनका स्वरूप देखकर, उस प्रकार कोई सुंदर कन्या या काली भी हमें इतना आकर्षित नहीं कर पाती है कि जितना यह हिमालय की जो बेटियां हैं वह हिमालय की बेटियां हमें आकर्षित कर रही है। देखिए, लेखक जो है नागार्जुन जी, इन्होंने इन नदियों को क्या कहा है, हिमालय की बेटियां कहा है। लेखक नागार्जुन ने इन नदियों को क्या कहा है, हिमालय की बेटियां कहा है। देखो कितनी सुंदर उपमा उन्होंने नदियों को दी है कि उन्होंने इन सारी नदियों को क्या कहा है, हिमालय की बेटियां कहा है। लेखक को यह समझ नहीं आता कि निरंतर शांत स्वरूप में आगे बढ़ती नदियों का लक्ष्य क्या है। अब देखिए, लेखक आगे चलकर कहता है कि उसे यह बात समझ में नहीं आ रही है, या इस बात को लेखक नहीं समझ पा रहा है कि यह जो निरंतर यानी कि बिना किसी रुकावट के या बिना रुके निरंतर शांत रूप में, शांत स्वरूप में आगे बढ़ती हुई यह जो नदियां हैं इनका लक्ष्य क्या है, यानी कि इनका ध्येय जो है वह ध्येय क्या है, इस बात को लेखक नहीं समझ पा रहे हैं। ये किससे मिलने की चाह में आगे की ओर बढ़ती जा रही है,
ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं या प्रश्न पूछ कर रहे हैं। देखिए, यह जो नदियां है यह हिमालय की गोद में उगम पा रही है और आगे बढ़ती ही जा रही है, प्रवाहित होती जा रही है। प्रवाहित होते समय यह अपने रूप में अनेक सारे बदलाव करते हुए प्रवाहित हो रही है, और यहाँ जो रूप में आने वाले बदलाव है यह लेखक को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और लेखक कितनी सुंदर शब्दों में इसकी रचना करते हैं कि कोई सुंदर जो कन्या है वह या काली भी क्या नहीं कर पाती, इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है। इतना सुंदर वर्णन इन लेखक ने यहाँ पर इन नदियों का किया है। और लेखक इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहते हैं। हिमालय की बेटियां लेखक ने यहाँ इसलिए नदियों को कहा है कि वह हिमालय की गोद में उगम पाती है और वहां से प्रवाहित होती है। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर क्या किया है, नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। आगे चलकर लेखक यह बताते हैं कि यह जो सारी नदियां हैं, इन नदियों के बारे में लेखक को एक बात समझ में नहीं आ रही कि लेखक कहते हैं कि यह शांत स्वरूप में निरंतर आगे बढ़ती है, यह प्रवाहित हो रही है, परंतु लेखक कहते हैं कि इन नदियों का जो ध्येय है, इनका जो लक्ष्य है वह क्या है, यह लेखक को भी समझ में नहीं आ रहा है, या लेखक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि किससे मिलने की इच्छा है इनके मन में है। देखिए, नदियां निरंतर प्रवाहित हो रही है, वह आगे ही बढ़ती जा रही है, परंतु वह किससे मिलने की चाह अपने मन में रखी हुई है नदियों ने, या किससे मिलने के लिए वह आगे की ओर बढ़ती जा रही है, यह बात लेखक को समझ में नहीं आ रही है। अपार प्रेम करने वाले पिता हिमालय को छोड़कर ये किसका प्रेम पाना चाहती है। अब देखिए, इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि लेखक इन नदियों को हिमालय की बेटियां कह रही है, अर्थात हिमालय जो है वह इन नदियों के पिता है, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। लेखक कहते हैं कि हिमालय में इनका उगम हुआ है और हिमालय से यह प्रवाहित होकर आगे की ओर बढ़ रही है। लेखक कहते हैं कि यह नदियां प्रवाहित हो रही है या आगे जा रही है, परंतु यह किससे मिलने की चाह रखी है इन्होंने, यह नहीं लेखक को पता। लेखक यहाँ कहते हैं कि किससे मिलने की चाह में यह आगे बढ़ रही है यह नहीं पता, परंतु लेखक बताते हैं कि अपार प्रेम करने वाले जो पिता है, जो हिमालय है, जो इन नदियों से अपार प्रेम करते हैं पिता के ओहदे पर, यह नदियां हिमालय की बेटियां हैं और एक पिता अपने बेटियों से अत्यंत प्रेम करते हैं, तो यह अत्यंत प्रेम अपने जो पिता है वह इन नदियों पर कर रहे हैं, यानी कि हिमालय इन नदियों को अत्यंत प्रेम कर रहे हैं, अत्यंत प्रेम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इस हिमालय को छोड़कर यह जो नदियां हैं वह नदियां प्रवाहित होते हुए आगे ही बढ़ रही हैं। यह किसका प्रेम पाना चाहती है, यह किससे मिलने की आस लगाए हुए हैं, और यह किस कारण वश अपने पिता को छोड़कर आगे प्रवाहित हो रही है। ऐसे अनेक सवाल लेखक अपने मन में लिए हुए हैं और हमें बता रहे हैं। लेखक आगे चलकर यह बताते हैं कि जिस प्रकार जो बेटियां होती हैं वह ससुराल जाने के समय मायके की हर चीज से प्रेम करती हैं। लेखक कहता है, लेखक ने यहाँ एक सुंदर उदाहरण दिया है, एक बेटी का उदाहरण दिया है। जब उसका विवाह होता है तो वह क्या करती है, अपने ससुराल जाती है, तो अपने ससुराल जाते समय उसकी हर जो प्रिय चीज होती है, उसे कोई भी चीज अगर अत्यंत प्रिय है तो उस प्रिय चीज को वह क्या करती है, अपने मायके में ही छोड़ती है, और अपने मायके में छोड़कर ही वह क्या करती है, आगे बढ़ती है, और यह सारी चीजों से वह क्या करती है, अत्यंत प्रेम करती है। लेखक यहाँ बताते हैं कि वह कितना ही अपने चीजों से प्रेम ना करे, परंतु वह क्या करती है, खुशी खुशी उन चीज़ों को अपने मायके में ही छोड़ती है और आगे बढ़ती है। बच्चों, हिमालय की बेटियां इस पाठ में आज हम यहीं पे रुकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।